हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर। क्या आप जानते हो एसटीपी में जो अनुसंधान हुए हैं, जितनी भी खोज हुई है, वो किस देश का कितना ज़्यादा योगदान है? फ्रांस का कितना योगदान है? यूएस का कितना योगदान है? भारत का क्या योगदान है? प्राचीन भारत में किस तरीके से सीवर सिस्टम था? इन सभी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत से। फ्रेंड्स, आप सभी ने प्राचीन सभ्यता में सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में सुना होगा, जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और ये माना जाता है, जो सिंधु घाटी में मोहनजोदारो और हड़प्पा की खुदाई हुई है, कि उसमें जो भी संस्कृति थी हमारी या सभ्यता थी, वो प्रॉपर थी और मॉडर्न थी। मैं सिंधु घाटी सभ्यता में सीवर की व्यवस्था के बारे में बात करूं तो उस समय क्या था कि जो लोग थे या जो वहाँ की जनसंख्या थी या पीपल्स थे, वो लोग सीवर एक्चुअली होता क्या है? सीवर होता है ह्यूमन वेस्ट या मल बोलते हैं जिसको। तो उसको क्या है, एकत्र करते थे, जिसे हम खेतों में डालते थे। तो उस तरीके की व्यवस्था थी। उससे फ्रेंड्स होने क्या लगा कि बाद में जैसे जैसे हम उसको खेतों में यूज करते रहे और इकट्ठा करते रहे, तो एक दिन में तो ये चीज़ें इकट्ठी नहीं हो जाती हैं। इनको क्या है, काफ़ी समय तक हमें इकट्ठा करना पड़ता था, जिसके कारण बरसात के सीजन में क्या होता है कि बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा वायरस, बीमारी और बहुत सारे रोग बढ़ जाते थे। उस चीज़ को ध्यान में रखते रखते आगे ये सब डेवलप हुआ, यानी इसकी तरफ हमने ध्यान दिया। देखिए फ्रेंड्स, 1832, ये हम यूके की बात कर रहे हैं, यूके में लंदन। 1832 में फ्रेंड्स क्या हुआ कि लंदन में कोलेरा नाम की बीमारी हुई। कोलेरा मीन्स हैजा। और उस कोलेरा में लगभग हजारों लोग मारे गए, जबकि 1832 में जनसंख्या बहुत ही कम थी, यानी शहर जो थे वो लिमिटेड थे, छोटे छोटे थे। तो उसमें भी हजारों लोगों का मारा जाना मतलब बहुत ज़्यादा चिंता का विषय था। इसी प्रकार से 1832 में उस समय की गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और 1832 के बाद 1849 में भी सेम बीमारी आई, कोलेरा या हैजा, और उसमें भी काफ़ी लोग मारे गए। 1849 में गवर्नमेंट ने कुछ उसका थोड़ा बहुत उसकी तरफ ध्यान दिया, लेकिन उसमें प्रॉपर कुछ नहीं कर पाई। इसके बाद 1849 के बाद रिपीट 1855 में ये घटना घटी। 1855 में उस समय उस गवर्नमेंट में एक व्यक्ति हुआ करते थे, द ग्रेट स्टिंक नाम था उनका। और इन्होंने, द ग्रेट स्टिंक ने, इसकी व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। और उन्होंने क्या किया कि उस समय इस सीवर की वजह से जो हम एकत्रित करते थे बाहर, और जिसकी वजह से वहाँ बीमारियाँ बार बार उसी सीजन में फैलने लगी, तो उन्होंने क्या किया कि इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और बहुत ज़्यादा अनुसंधान इसके लिए किए। तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, उन्होंने जो है पूरे ही शहर का जो सीवर सिस्टम था उसको भूमिगत किया। भूमिगत मीन्स कि उसको ज़मीन के अंदर से ले जाना, यानी गड्ढों में एकत्रित नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना, और शहर से बहुत दूर बाहर निकाल दिया गया। इस प्रकार से 1855 में इसकी तरफ ध्यान दिया गया। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं बात करता हूँ यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए ने 1850 में, यानी यूके यानी लंदन से पहले ही इस तरफ ध्यान दिया, और उन्होंने भी मॉडर्न सीवर सिस्टम यानी भूमिगत सीवर प्रणाली लागू की। अच्छा, ये भूमिगत सीवर प्रणाली क्या होती है फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ। ये हमारे यहाँ आज भी चल रही है और ये सेम है, इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। फ्रेंड्स, होता क्या था कि इसमें सीवर के मेन होल बनाए जाते थे। मेन होल का आकार कुछ इस तरीके से होता है, ऊपर से थोड़ा सकरा और नीचे से थोड़ा चौड़ा होता है। सीवर का जो मेन होल होता है उसका आकार इसी तरीके से होता है, और ये ऊपर बंद रहता है, यानी इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है। फ्रेंड्स, इसमें नीचे इस तरीके का ये मेन होल रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इस तरीके से ये एक पाइप व्यवस्था रहती है। ये आप सोचिए आरसीसी है या ये सील है, इस तरीके से कह सकते हैं। ये एक ऐसे करके कर्व बना दिया जाता था, जिससे कि इसमें जो सीवर या मेन होल जो भी कुछ आएगा इसमें,
वो इकट्ठा जितना भी हो वो ऐसे करके एक बीच में आ जाए और इसमें से पाइप को निकाल करके नेक्स्ट में ले जाया जा सके। ये पाइप आगे आ गया और आगे फिर एक नया मेन होल बना दिया गया। ये अगला मेन होल, और इसमें भी सेम व्यवस्था ऐसी, ये नीचे गहरा कर दिया जाता था और ये इसको स्लोप दे दिया जाता था इस तरीके से, ये आरसीसी तरह से पक्का कर दिया जाता था इतना, और ये इससे फिर सीवर आगे चलता था। इस तरीके से व्यवस्था थी, मेन होल टू मेन होल कनेक्टिविटी थी। और इसके बीच की डिस्टेंस नियर अबाउट 20 से 30 मीटर की होती है फ्रेंड्स, 20 से 30 मीटर की होती है। इसमें फिर एक चीज़ और ख़ास होती है, मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये घर बने हुए हैं, इस तरीके से एक स्ट्रीट है और ये गली है, इधर भी घर हैं, इस तरीके से इसमें भी 4 घर हैं। तो एक मेन होल ऐसी जगह बनाया जाता है और उससे इस घर को भी कनेक्शन, इस घर को भी, और इस घर को भी, इस घर को भी, यानी एक मेन होल से 4 घर के कनेक्शन होते हैं। और ये आगे चला और फिर यहाँ एक मेन होल बना दिया, इसको कनेक्शन और इस वाले घर को कनेक्शन। इस तरीके से व्यवस्था चली। इसको बोलते हैं भूमिगत सीवर प्रणाली या अंडरग्राउंड सीवर व्यवस्था, जो आज भी हमारे भारत में क्या पूरे संसार में ये चल रही है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ, ये और आगे चली धीरे धीरे। तो इसको हम क्या करते थे, ये पानी कहाँ जाता था, लास्ट में ले जाके हम लोग 18वीं सदी में सिर्फ पानी के लिए नदियों पे निर्भर थे। यानी हमें पीने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, जो भी यूज करने के लिए पानी है वो नदी से ही मिलता था। तो उस कारण में क्या हुआ कि ये पानी, ये सारा सीवर जो है जाके शहर से काफ़ी दूर ले जाके नदी के किनारे गिरा दिया जाता, पानी में गिरा दिया जाता, जिससे वो बह जाता। तो उन लोगों की उस समय की सोच ये थी कि पानी में अगर इसको डालेंगे तो पानी में जो जीव जंतु इसको खा लेंगे और ये जो है एक तरह से ट्रीट हो जाएगा और ये हमारे यहाँ से बाहर चला जाएगा। लेकिन उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे पानी जो है क्या होना शुरू हुआ, पानी दूषित होना शुरू हुआ फ्रेंड्स। पानी दूषित होने लगा। अब पानी दूषित होने लगा तो उसकी दिक्कत होनी, मान लो हमने तो अपने साइड से निकाल के डाल दिया, लेकिन आगे चल के जो अगला शहर उस नदी के किनारे पड़ा उसको दूषित पानी मिलने लगा, उससे बीमारियां बढ़ने लगी गांव-गांव में, शहर में, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी। इसके आगे इस पर और अनुसंधान कंटिन्यू चालू रखा। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा 1860 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए LH मॉरस, ये फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस के। और इन्होंने क्या किया, सेप्टिक टैंक का निर्माण किया। किसका, सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक फ्रेंड कहाँ यूज होता था और कैसा होता था, देखिए सेप्टिक टैंक में आपको बताता हूँ। इस तरीके से एक टैंक होता था, ये मान लीजिए बंद है और ये इसका इन है, जो भी सीवर है यहाँ से आएगा, और ये इसका आउट है, ठीक है, ये इन है। तो इसमें क्या था, ऊपर से एक दीवार ऐसे रहती और नीचे से जो भी सीवर था वो ऐसे होके ऐसे जाता। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जो रॉ सीवेज या मल आता था वो इसमें अटक जाता और डायरेक्टली नालियों में या बाहर नहीं निकलता था, वो नीचे आता। तो इसमें क्या है, अनएरोबिक बैक्टीरिया द्वारा, कौन से बैक्टीरिया वाला, अनएरोबिक बैक्टीरिया द्वारा ये ट्रीट हो जाता। और इसके द्वारा ट्रीट होने के बाद पानी इसमें से बाहर निकल जाता। लेकिन फ्रेंड इसमें भी कुछ खामियां थी, क्योंकि ट्रीट तो हुआ लेकिन उतना नहीं। दूसरा, इसमें पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता, क्योंकि पानी हम ज़्यादा डालेंगे तभी आगे निकल जाता, अदरवाइज वो गर्मी के सीजन में कैसे पानी कम हो जाता। वैसे इसको वाटर प्रूफ बनाया गया था, इसमें वाटर भर के देख लिया जाता था। इसके बाद 1890 में USA ने फर्स्ट STP का निर्माण किया। किसका क्या, सबसे पहला जो STP था वो 1890 ईस्वी में USA ने किया, ठीक है फ्रेंड्स। USA ने जब इसका यूज किया तो ये इसी कार्यप्रणाली पे कुछ इसको लिया और इसका आगे करके ट्रीट करने लगे पानी को प्रॉपर, और कुछ फिल्टर्स लगा दिए, सैंड फिल्टर्स या जैसा भी उस समय सुविधा थी। इसके बाद 1890 के बाद फिर यूके में एक फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने ASP की खोज की। ASP मीन्स ASP यानी एक्टिवेटेड स्लज
प्रोसेस, किसकी? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की। और कौन सी ईस्वी में? 1912 सन में। 1912 में, अगर मैं सन की बात करूं तो 1912 ईयर में, जो ईस्वी थी उस समय की, 1912 में इस चीज़ की खोज की, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, जो 1912 से आज तक हम इसी प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, एएसपी, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एसटीपी में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस पर ही काम किया जाता है। इसके लिए चाहे वो एमबीबीआर हो या मेम्ब्रेन टाइप हो या ट्रिकलिंग टाइप हो या सीक्वेंस बैच रिएक्टर हो या किसी भी प्रकार का रिएक्टर हो। फ्रेंड्स, रिएक्टर के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, ये बहुत टाइप का होता है, कोई सा भी हो, सभी में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस यूज किया जाता है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस मतलब उस जो रिएक्टर बनाया गया जिसमें स्लज को ट्रीट किया जाता, सीवेज को ट्रीट किया जाता था, उसमें क्या है फ्रेंड्स, पहले से ही स्लज को एक्टिवेटेड रखा जाता, नहीं उसमें बैक्टीरिया को पहले से ही ग्रोथ करके रखा जाता और बैक्टीरिया उसमें जिंदा रहता, जिससे हमारा ये प्रोसेस जल्दी हो जाता था। बैक्टीरिया उसको खा करके और खत्म कर देता है, खाद में परिवर्तित कर देता है, वो प्रक्रिया जल्दी हो जाती है। इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, 1912 में। इसके बाद फ्रेंड्स मैं अगर बात करता हूं, देखिए भारत में अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो भारत में इस समय 522 एसटीपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, गवर्नमेंट में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डिफरेंट शहरों में, भारत के पूरे शहरों में 522 एसटीपी एक्टिवेटेड हैं। और इन सभी में सबसे बड़ा एसटीपी हमारे दिल्ली में है, दिल्ली में ओखला में है, जो कितना का है, जिसकी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ 40 लाख लीटर पानी ये ट्रीट करने की कैपेसिटी रखता है पर डे की, ठीक है, इतना। अगर मैं इसको मिलियन में बात करूं तो 564 MLD की कैपेसिटी है इसकी, जिसको केजरीवाल जी ने स्टार्ट किया है। यानी प्रोजेक्ट तो काफ़ी पहले से चल रहा था, लेकिन केजरीवाल जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ है। फ्रेंड्स, एसटीपी के हिस्ट्री के लिए यही सब कुछ। आगे हम और बात करेंगे एसटीपी के ओवरव्यू के बारे में, कैसे है एसटीपी पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो चलाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।